हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा डे 23 जहां पर हम करेंगे इंडियन इको की स्टार्टिंग। पूरी मैक्रो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी अगर उन वीडियोस को देख लिया तो पूरी मैक्रो का 40 नंबर का पेपर वहां पे हो चुका है लीक। हमारी गारंटी है कि एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके ही ये बनाए हैं। तो वो सेम ही क्वेश्चन आए हैं, सेम ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अगर पिछली पूरी सीरीज फॉलो कर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर नहीं करिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट सीखो बिजनेस, हर चीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, डिटेल लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स के लिए टेलीग्राम है एंड मोटिवेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बोलता है, गिविंग वैलिड रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इंडिया फॉलोड अनबैलेंस्ड ग्रोथ ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें पीछे का बता देती हूँ। हमारे भारत देश 1947 में आजाद हुआ था। उससे पहले 1757 में हमारे भारत देश में आए थे ब्रिटिशर्स। ये पूरे ऑलमोस्ट 200 सालों के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया पे राज किया था। ड्यूरिंग दीज इयर्स इन ब्रिटिशर्स ने हमारे देश का एग्रीकल्चर भी खराब किया था, हमारे देश की इंडस्ट्रीज को भी तबाह किया था, हमारे देश के फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ट्रेड को भी खराब किया था, ठीक है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा खराब हुआ था। तो ये हर चीज के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स हैं कि एग्रीकल्चर में क्या किया, इंडस्ट्री में क्या किया, फॉरेन ट्रेड में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, ठीक है। अगर एक टॉपिक है इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मैं बोलती हूँ कि 110% गारंटीड है क्वेश्चन आएगा, लेकिन या तो पहले चैप्टर में से आएगा या दूसरे में से आएगा या तीसरे में से। इन तीनों ही चैप्टर्स में एग्रीकल्चर की बात करी गई है। इन तीनों में से किसी ना किसी एक चैप्टर में से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पक्का आएगा। चैप्टर 1 में ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया था। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, हम सिर्फ कैश क्रॉप्स बनाते थे, बहुत ज्यादा फेमाइंस आते थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया था, फूड क्रॉप्स बनाना स्टार्ट किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चैप्टर 3 में क्या हुआ था, हम एलपीजी की पॉलिसीज लेकर आए थे, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हुई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, विच इज वाई एग्रीकल्चर का वापस से डाउनफॉल आया था। तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन तीनों में से किसी भी एक चैप्टर का आना लाजमी है, 110% गारंटीड है, ठीक है। बट उसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने तो पड़ेंगे ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई थी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का क्या मतलब है कि जो मेरा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है, इन तीनों में ही ना अनबैलेंस सी ग्रोथ थी। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ तीनों अच्छे से बढ़ रहे हैं। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, वो तो डाउनफॉल पे था, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, सब कुछ डाउनफॉल पे ही था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, कोई बैलेंस्ड ग्रोथ हमारी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि तीनों ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि तीनों इक्वली ग्रो करें, एक बैलेंस है, ऐसा नहीं है। इंडिया की जो इकोनॉमी है अंडर द कॉलोनियल रूल रिमेन्स फंडामेंटली एग्रेरियन। देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यूली डिवाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। तो उस टाइम पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज बंद करवा के हमसे रॉ मटेरियल लेके जाके ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज चलाई थी। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी पूरी तरह बंद हो गई थी। हमारी जो थी इकोनॉमी पूरी तरह एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। हमारी जो इकोनॉमी थी पूरी तरह एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर में हमारे पास जमींदारी सिस्टम चलता था, ठीक है ना, कि ब्रिटिशर्स एक जमींदार को पकड़ते थे और उस जमींदार को बोलते थे कि हम तेरे से लगान लेंगे, तू अपनी जमीन पे बहुत सारे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, उनसे काम करवा, तो उनसे लगान ले और आधा लगान हमें दे दे, है ना। एग्रीकल्चर जमींदारी सिस्टम यूज कर रहे थे। अब एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स के अंडर कैसा था, हम सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप्स बना रहे थे, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से फेमाइंस आ रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज जमींदारी सिस्टम चल रहा था। तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो थी एग्रीकल्चर में। चौथी चीज प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो थी एग्रीकल्चर में। पर फिर भी हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो कर रहा था। क्यों कर रहा था, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना, लेट्स से इतना ही लैंड है, अगर मैं इस लैंड पे काम करूं तो लेट्स से मैं 100 किलो सामान बना सकती हूँ, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस लैंड और सॉइल को कर दिया खराब, कर दिया तबाह, जिसकी वजह से अब इस लैंड पे मैं 100 किलो नहीं 80 किलो सामान ही बना सकती हूँ, यानी कि प्रोडक्टिविटी तो हो गई कम।
ठीक है? लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना भी खाली लैंड पड़ा था पूरे इंडिया में, जितना भी खाली लैंड पड़ा था पूरे इंडिया में, उस टाइम तो बहुत ही खाली लैंड हुआ करते थे, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी, अर्बनाइजेशन थी नहीं, ये सब तो था नहीं कि फैक्ट्रीज नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थी, है ना? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना भी खाली लैंड पड़ा होता था, वो खाली लैंड उठा के दे दिया जमींदार्स को। तो अब अमाउंट ऑफ लैंड अंडर एग्रीकल्चर वो ही बढ़ गया। पहले इतना ही लैंड था, उस पे 100 किलो होता था, अब और लैंड भी आ गया, है ना? उस पे भी खेती-बाड़ी होने लग गई, ठीक है? तो अब ऑल्दो जहाँ पे 100 होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी 80 हो रही है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, पर लैंड बढ़ गया और लैंड बढ़ने की वजह से क्या होने लगा, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा लैंड है तो इस पे भी 80 किलो बनेगा, तो 80 और 80 अब 160 हो जाएगा। तो विच इज वाई जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ रहा था, ठीक है? पर प्रोडक्टिविटी कम थी, लैंड एंड सॉइल खराब हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी और कैश क्रॉप्स ही बनाई जा रही थी। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का थोड़ा बढ़ रहा था कंट्रीब्यूशन, पर सर इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह डाउनफॉल पे था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई थी। हम रॉ मटेरियल बनाते थे, इन ब्रिटेन को भेजते थे, ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड बनाता था और हमें देता था। तो हम क्या बन गए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, विच इज वाई हमारी इंडस्ट्रीज उस ब्रिटिश वाली फिनिश गुड्स से compete नहीं कर पाई, तो हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का डाउनफॉल वो जीडीपी में नहीं कर पाया, कंट्रीब्यूट किसने किया, एग्रीकल्चर ने किया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया का फॉरेन ट्रेड के बहुत सारे फीचर्स थे, एक्सेप्ट हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, सही बात है। फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है। हम बाकी की दुनिया के साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। हमें ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भैया तुम सिर्फ जो है ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड कर सकते हो, तुम किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर किसी और के साथ ट्रेड करोगे तो तुम्हें बहुत हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो हम बाकी के वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे और हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, ये सही बात है। हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था क्योंकि हम बहुत सारा रॉ मटेरियल बना बना के एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन को, ठीक है? लेकिन अब वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, उसकी वजह से जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता था, उसकी वजह से जो भी हमारे पास पैसा आता था, वो भी हम अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते थे। वो कहाँ यूज होता था, वो ब्रिटिशर्स यूज करते थे। और किस चीज में यूज करते थे, अपनी वॉर्स को, अपने ऑफिस एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए यूज करते थे, ठीक है? कोई 2 फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो स्टैग्नेंट हुआ, ठीक है? ये तो चलो मैंने आपको बता ही दिए थे वैसे, बट मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आता है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता था, इधर होते थे ब्रिटिशर्स और इधर होते थे हमारे पुअर लैंडलेस फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स होते थे जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था। ये जो लैंडलेस फार्मर्स थे, ये इससे लैंड लेते थे रेंट पे और उस लैंड पे क्या करते थे ये लोग, फार्मिंग। और ज़मींदार बदले से इनसे क्या लेता था? रेंट वसूलता था। रेंट को क्या बोला जाता था? रेंट को क्या बोला जाता था? लगान, सॉरी लगान कैसे भूल गए मैं। तो ये क्या करते थे, ज़मींदार अपना लैंड देते थे फार्मर्स को रेंट पे। ज़मींदार बैठ के मस्ती करता था, इनको लैंड दे दिया रेंट पे और ये क्या करते थे, फार्मिंग करते थे और इसको रेंट भर देते लगान के फॉर्म में। जो भी लगान ये लोग देते थे, ये लगान इधर जाता था, ठीक है? जो भी लगान यहाँ से आता था, उसका सर्टेन परसेंटेज लगान का ब्रिटिशर्स ले जाते थे ऑन अ फिक्स्ड डेट एवरी मंथ, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स जो है हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लगान जमींदार से लेते थे, जमींदार फार्मर से लेता था। चाहे खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, फार्मर्स को लगान भरना ही पड़ता था। विच इज वाई फार्मर्स जो है काफी पुअर कंडीशन में थे। फार्मर्स बेचारे जो है अपनी फार्मिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका ऑलमोस्ट सारा पैसा लगान की फॉर्म में चला जाता था। दूसरी चीज, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में। आज के डेट में हमारी सरकार चलो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है एग्रीकल्चर में, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको इरिगेशन में, फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, पेस्टिसाइड्स में, ट्रैक्टर्स में, हर चीज़ में, पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई बिल्कुल भी। तीसरी चीज़, हमारा जो लैंड था
एंड हमारा जो सॉइल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, बिकॉज़ लैंड एंड सॉइल बिकॉज़ हम बार-बार सेम ही क्रॉप्स उगाए जा रहे थे। उसकी वजह से जो लैंड एंड सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई थी, व्हिच इज़ व्हाई प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। चौथी चीज़, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश क्रॉप्स उगा रहे थे, हम फूड क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे, एंड अगेन सेम कैश क्रॉप तुम उगा रहे हो। ये भी नहीं पता कि तुम्हारी सॉइल पे वो कैश क्रॉप उग सकती है कि नहीं, पर फिर भी तुम उगाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हारी सॉइल हो रही है बर्बाद, प्रोडक्टिविटी हो रही है कम। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो स्टैग्नेंट हो गया था। अगला, डैश ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल। अगर तुम बाजार में बेचने के लिए उगा रहे हो क्रॉप्स, तो उसको बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियल पर्पस के लिए तुम क्या कर रहे हो, अपनी क्रॉप्स उगा रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होगा कि तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही। क्रॉप्स तो डिजिटल नहीं हो सकती। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होगा कि तुम मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, पर उसकी भी बात नहीं हो रही। तो हम बाजार में अगर बेचने के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो उसको कमर्शियलाइजेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, लेकिन वो क्यों किया? ये उन्होंने अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सब कुछ तो बर्बाद किया ना हमारा, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया हमारा? वो भी उन्होंने अपने ही इंटरेस्ट के लिए डेवलप किया था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनका क्या इंटरेस्ट था भैया? उनका क्या इंटरेस्ट था भैया? तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था हमारे देश में, इंडिया में रोड्स बनाई थी। वो हमारे देश में क्या कहते हैं उसको, रेलवेज लेकर आए थे। हमारे देश में पोस्ट, चिट्ठी पत्तर का सिस्टम लेकर के आए थे। ठीक है? हमारे देश में ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत खर्चा किया था। पर क्यों किया था? अरे भैया, अगर तुम लोगों को हमारे ऊपर राज करना है, तो तुम्हें राजपाट करने के लिए भी तो थोड़ा-सा खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर मुझे बिज़नेस करना है, मैं फ्री में नहीं कर सकती हूँ, मुझे बिज़नेस करने के लिए भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। तो ब्रिटिशर्स ये वही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अगर हम रोड्स नहीं बनाएँगे, तो हम जो पूरे दूर-दूर तक गाँव है, उन गाँव तक पहुँचेंगे कैसे? उन विलेजेस के लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? अगर पहुँचोगे नहीं तो उन विलेजर्स को तुम एक्सप्लॉइट कैसे करोगे? उनसे काम कैसे करवाओगे? उनसे लूट-पाट कैसे करोगे? है ना? तो उन्होंने रोड्स बनाई। क्यों रोड्स बनाई? अपने खुद के पर्पस के लिए, ताकि वो अपनी आर्मी को भेज सके हर एक गाँव तक, और ताकि वो हर एक जगह से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके ला सकें, अपनी इंडस्ट्री में भेजने के लिए। उन्होंने रेलवेज़ बनाई। रेलवेज़ से अगेन क्या होता था कि रॉ मटेरियल वो लेकर आते थे, पूरे देश भर से इकट्ठा करके, ताकि वो फाइनली उसको ब्रिटेन भेज सके अपने रॉ मटेरियल को, ठीक है? तो उन्होंने रोड्स बनाई, उन्होंने रेलवेज़ बनाए, उन्होंने पोस्ट बनाई। अब रोड सबसे पहले थी कि रोड्स बनाई, लेकिन ऑल वेदर रोड्स नहीं बनाई थी। हमारा ही पैसा उससे रोड्स बनाते थे, बहुत बुरी कंडीशन की रोड्स बनाते थे, जो बारिश होते ही टूट जाती थी, और उस टाइम पे हम उन रोड्स का यूज़ नहीं कर सकते थे और विलेजेस तक पहुँच नहीं सकते थे। बारिश हुई, सड़कें टूट गई, विलेजेस जो है उनसे अब हम पहुँच नहीं सकते वहाँ तक, तो वहाँ तक खाना भी नहीं पहुँचता था। तो उन विलेजेस में क्या हो जाते थे, फेमाइन्स, भूखमरी हो जाती थी, क्योंकि लोगों तक खाना नहीं पहुँचता था। ठीक है? फिर आए रेलवेज़, तो रेलवेज़ भी जो है, रेलवेज़ की भी हालत बहुत खराब ही थी, ठीक है? आज तक भी हम देखते हैं रेलवेज़ खराब ही है हमारे, ठीक है? पोस्ट का मतलब है कि भैया जो चिट्ठी पत्तर वाला सिस्टम होता था, ये चिट्ठी पत्तर वाला, पोस्ट वाला सिस्टम भी अपने ऑफिस को चलाने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो लोग लेकर के आए थे। इवन इंडियंस इसको यूज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इंडियंस की पहुँच से बहुत बाहर होता था, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो इंडियंस तो भैया अपनी मर्ज़ी से चिट्ठी पत्तर लिख भी नहीं सकते थे, इतना एक्सपेंसिव होता था, ठीक है? ये भी इन्होंने क्यों किया? अपने ऑफिसेज़ के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी इन्होंने किया था। ठीक है जी? चलो, अगला आता है, द ब्रिटिश पॉलिसीज़ वर अकाउंटेबल फॉर कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज़ हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते थे कि तुम कैश क्रॉप बनाओ, हम तुम्हें फूड क्रॉप नहीं बनाने देंगे, ठीक है? इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, ब्रिटिशर्स फोकस्ड ऑन, नहीं, उन्होंने इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए नहीं हमारा इंफ्रा ग्रो किया, उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ग्रो किया था। सो स्टेटमेंट 1 सच्ची है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया अंडरवेंट सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन विद इट्स रिसोर्सेज एंड वेल्थ बीइंग डाइवर्टेड टू ब्रिटेन। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारी वेल्थ जो है ब्रिटेन में जा रही थी। यहाँ पर जो वेल्थ की बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पर ज्यादा हम बात कर रहे हैं कि हमारा
जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस आता था, उससे ब्रिटेन क्या करता था, अपने खुद की लड़ाइयाँ, अपने खुद के ऑफिस सेटअप करता था, हमारे पैसे को हमारे ऊपर खर्च नहीं करता था, हमारे पैसे को लूट के ले जाता था, अपने ऊपर खर्च करता था ब्रिटेन, ठीक है। तो हाँ, हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई है। इंडियाज रिसोर्सेज एंड वेल्थ वर एक्सप्लॉयटेड एंड डिवोटेड टू ब्रिटेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। हमसे रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपनी फैक्ट्रीज में सामान बनाते थे और हमारे इंडिया में लाके फिनिश गुड डाल देते थे। इससे क्या हुआ कि इंडिया में इंडस्ट्री बन ही नहीं पाई। इंडिया में इंडस्ट्री बन ही नहीं पाई क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए ना हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिला, इंडस्ट्री बंद हो गई। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री अगर फिनिश गुड बना भी देती है तो उसको कंपटीशन मिलेगा विद द फॉरेन गुड्स सस्ती होती थी, इनकी महंगी होती थी, तो हमारी इंडस्ट्रीज कंपटीशन फेस नहीं कर पाई, तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। हमारा हैंडीक्राफ्ट जो पूरी दुनिया भर में फेमस होता था वो बंद हो गया ब्रिटिशर्स की वजह से, ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा आता था उससे भी हमारे देश में कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं आया। उससे उन्होंने क्या किया, अपने खर्चे उठाए, अपने ऑफिस सेटअप किए, अपनी वॉर खर्च पे खर्चा किया, फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अगर हमारा कोई एक्सपोर्ट सरप्लस हो भी रहा था उसको अपने ऑफिस पे खर्चा किया, अपनी वॉर पे खर्चा किया और सर्विसेज को इंपोर्ट करने पे उसका खर्चा किया। उन्होंने हमारे ऊपर वो सारे का सारा पैसा खर्च नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज को इस चीज को प्लीज याद रखना, व्हेनेवर देयर इज सेड कि देयर इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, अगर ये चीज का क्वेश्चन आता है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन, अगर इस चीज का क्वेश्चन आता है तो आपको जेनरिक आंसर नहीं करना है कि हाँ भैया लूटपाट के ले गए थे, ये तो सबको ही पता है। ये तो हमें 5th 6th क्लास से पता है कि ब्रिटिशर्स लूटपाट के ले गए थे। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई है तो आपको स्पेसिफिकली हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसके बारे में बताना है कि हमने एक्सपोर्ट किया, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया, उसकी वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस आया, पर उससे हमें फायदा नहीं हुआ, उससे ब्रिटिशर के ऑफिस बने, वॉर लड़ी गई और सर्विसेज इंपोर्ट हुई, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्वेश्चन आए तो स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। अगला, ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नहीं भैया, ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है उल्टा छिन गई थी, क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर तो तबाह हो गया, इंडस्ट्री तबाह हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट भी छिन गई, तो ये फॉल्स है। जो रियल मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का वो था इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, ये भी हमने पढ़ लिया कि उनका खुद का इंटरेस्ट था, उनको हमारे देश के भला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया एग्जीक्यूटेड अ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब ये वही ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो मतलब मैं अगर जो है पिछले 4-5 सालों का भी पेपर उठा लूं और उसके भी सेट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर अलाइन करके डाल दूं तो भी 3-4 सेट के बाद जो है क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं। तुम समझ रहे हो, इतना ज्यादा रेपिटेटिव होता है पेपर, इतना ज्यादा रेपिटेटिव होता है कि पिछले 5 सालों के भी अगर मैं क्वेश्चन उठा लूं तो भी उसमें से भी रिपीटेशन मुझे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगला, ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया, हाँ बोला गया, सही बात है। आफ्टर 1921 इंडिया का राइज हुआ था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजें बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल ट्रू हैं। तो 1921 से पहले क्या होता था, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि 1921 से पहले हमारा जो है बर्थ रेट भी हाई था बहुत, हमारा जो है लेकिन डेथ रेट भी बहुत हाई था। क्यों हाई था, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स थे, हमारी जो सैनिटेशन थी, हमारी जो भी मेडिकल सर्विसेज थी, वो सारी बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी, ठीक है। फीमेल का जो मदर का डेथ होने का रेट है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें मदर की कितनी डेथ हो रही है ना, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट वो बहुत ज्यादा था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, बच्चे पैदा होते थे 1 साल के अंदर मर जाते थे क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो 1921 से पहले जो है डेथ रेट बहुत ही ज्यादा था, हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी, कुछ 25-30 साल के अराउंड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। आज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की हो चुकी है, 69-70 ईयर्स की आज हो चुकी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में। उस टाइम पे बहुत ही कम थी, बहुत जल्दी लोग मर जाते थे, 25-30 साल में लोग मर जाते थे। तो इसी वजह से 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट स्टेबल थी, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट स्टेबल थी, क्योंकि जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग मर भी जाते थे, तो ऑलमोस्ट स्टेबल थी हमारी पॉपुलेशन। पर 1921 के बाद यू सी 1921 इज वेरी क्लोज टू आजादी, वेरी क्लोज टू इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के पास तक आते 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 डेथ रेट जो है वो कम होने लगा,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ने लगी, विच इज वाई 1921 के बाद जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और ऐसा बढ़ने लगी कि उसके बाद रुकी ही नहीं, और हम दुनिया भर के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन बन गए, हमारा इंडिया, ठीक है। सो 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जो वो जीडीपी में बहुत ही ज्यादा कम था ब्रिटिश रूल के अंडर। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों ऐसा था भाई? क्यों ब्रिटिश रूल के अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम था? क्योंकि ये मैंने बता दिया, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो गई थी, हमारा हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल नहीं चल रहा था, पहले बहुत अच्छा चलता था, पर ब्रिटिशर्स ने आके उसको तबाह कर दिया, हमारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी अपनी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, ठीक है। इसलिए जो है हमारा ये पर्टिकुलर चीज हमारे साथ हुई। उन्होंने इसको क्या नाम देते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई हमारे देश में, जिसके अंदर हमें एक्सपोर्ट करने पड़े रॉ मटेरियल, ठीक है, हमें एक मार्केट बनाया गया फिनिश गुड्स के लिए। ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहला क्या है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया। तीसरा पॉइंट क्या है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हमारी थी वो पूरी तरीके से बंद होने लग गई। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, चौथा पॉइंट क्या है, कैपिटल गुड की इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। भैया अगर इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसके अंदर मशीनें भी तो चाहिए, और मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं थी, ठीक है। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में। इन सभी रीजंस की वजह से इंडस्ट्रीज की जो कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में वो बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज टू पीपल बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। अभी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भैया हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, पर अपनी मर्जी से किया था, अपने कामों के लिए किया था, अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए, अपने रॉ मटेरियल की मूवमेंट के लिए किया था, इंडियंस के लिए नहीं किया था। ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आखिरी सेट, many economists believe that India paid a very high price for the British industrialization by becoming the feeder economy। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि वी आर अ फीडर इकोनॉमी? इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल फीड करने वाली मशीन बना दिया इंडिया को। इंडिया को एक मशीन बना दिया कि इंडिया जो है फीड करेगी रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को, और फिर ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो भी फिनिश गुड बनेगा वो भी वापस चला जाएगा इंडिया में। तो इसीलिए इंडिया को बोला गया एक फीडर इकोनॉमी, कि जो इंडिया है उसने फीड किया रॉ मटेरियल, ठीक है। इसी चीज को, वही जो रॉ मटेरियल वाली और फिनिश गुड वाली बात है, उसी को इस तरीके से बोला है कि भैया इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया को फीडर इकोनॉमी बोला, इंडिया को हैवी प्राइस पे करना पड़ा। सेम चीज को हमने अलग तरीके से लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आज की वीडियो करती हूँ खत्म। ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया, मेजरली ये क्वेश्चंस इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, डन लिखो कि हाँ पूरा लेक्चर हमने सुन लिया है। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, अपने जूनियर्स के साथ भी जरूर शेयर करना हमारा चैनल। थैंक यू, बाय बाय।